Hello everyone, I am Pooja Raut and welcome back to CUET by Ada 24/7। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज का चैप्टर। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग इसी एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज का सेशन। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं, इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 7 decades, and then we will discuss about informalization and Indian workforce के बारे में। And then last but not least we will discuss about unemployment student and what government is doing for unemployment, है ना। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि एम्प्लॉयड क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। हम सब कभी ना कभी देखो इस चीज को फेस करते हैं। हम लोग बार बार सुनते हैं कि ये पर्सन एम्प्लॉयड है, ये पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है। सो एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है और वो पर्सन किसी ना किसी तरह से उस वर्ग का क्या ले रहा है बेटा, उस वर्क का वेजेस और सैलरी ले रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। यानी कि पहली सिचुएशन है, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड। यानी एक स्टेट होती है किसी भी पर्सन में जिसमें वो पर्सन क्या होता है? एम्प्लॉयड होता है। एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि वो कोई ना कोई वर्क कर रहा है, किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंट थिंग्स इज कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी पर्सन को वर्क दे। जैसे मान लो मोहन है, मोहन है, मोहन को काम चाहिए, है ना। मोहन के पास सारी क्वालिफिकेशन है, मोहन को वर्क चाहिए। अब मोहन को किसी कंपनी ने, लेट्स सपोज दैट एक्स लिमिटेड ने हायर करा, ठीक है, अपने यहाँ काम करने के लिए। सो मोहन किसके लिए वर्क कर रहा है? मोहन वर्क कर रहा है एक्स लिमिटेड के लिए। मोहन वर्क कर रहा है स्टूडेंट किसके लिए? एक्स लिमिटेड के लिए। एक्स लिमिटेड ने मोहन को वर्क दिया है ना, एम्प्लॉयमेंट दिया है। सो एक्स लिमिटेड क्या है? एम्प्लॉयर है। एक्स लिमिटेड इज एम्प्लॉयर और मोहन क्या हो गया? एम्प्लॉय हो गया। मोहन इज एम्प्लॉय। अच्छा, वर्क के बदले में एक्स लिमिटेड मोहन को क्या पे करेगी? यहाँ पे वेजेस और सैलरी पे करेगी बेटा, ठीक है। क्या पे करेगी? वेजेस और सैलरी, यानी इनकम होगी मोहन की स्टूडेंट। सो यहाँ पे मोहन तो क्या है? एम्प्लॉय है और एक्स लिमिटेड क्या हो गया? एम्प्लॉयर हो गया। सो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट की, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी दैट इनेबल अ पर्सन टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन को इनेबल करती है ताकि वो मीन्स ऑफ लिविंग को अर्न कर सके। यानी कि एम्प्लॉयमेंट में कोई पर्सन है, वो क्या करता है? ऐसी एक्टिविटी करता है, यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है अपने एम्प्लॉयर्स के अंडर में रह के, जिससे जिससे क्या करेगा? वो मनी अर्न करेगा, है ना। अभी रिसेंट सिनेरियो में देखें तो भाई जब तक मनी नहीं है अपन लोग कुछ भी नहीं खरीद सकते बेटा, है ना। तो वो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा और बदले में वो क्या करेगा? मनी अर्न करेगा, और ये मनी ही क्या है? मीन्स ऑफ लिविंग है बेटा, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी दैट इनेबल अ पर्सन टू अर्न अ मीन ऑफ लिविंग। क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को? आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी लिखते रहे बेटा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के एम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट। सो जनरली देर आर टू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? अगर कोई पर्सन खुद को खुद ही वर्क दे दे, यानी कि उसको किसी ने हायर नहीं करा है, उसके ऊपर कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है, उसने खुद को खुद ही वर्क दे दिया, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट। लेट्स सपोज दैट आपने देखा होगा कि आपके आसपास छोटी छोटी जो दुकानें हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं? खुद ही अपनी दुकानें खोल खोल के बैठे होते हैं, है ना। जैसे चाय के ठेले होते हैं, जो टी स्टॉल्स होती है, या आसपास में जो स्टॉल्स होती है ना, पानी पूरी की स्टॉल्स होती है, वो लोग क्या करते हैं? अपने आप से ही क्या कर रहे हैं? ये वर्क कर रहे हैं, अपने आप से ही क्या कर रहे हैं? अपने आप को काम दे रहे हैं बेटा। सो ये सब क्या हो गए? सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। वेज एम्प्लॉयड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। वेज एम्प्लॉयड में क्या होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का क्या होता है स्टूडेंट? रिलेशन होता है।
ओके, सो वेज एम्प्लॉयड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एक्स लिमिटेड और मोहन का। वेज एम्प्लॉयड आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, सेकंड वन इज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ओके, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी भी पर्सन को हायर किया है यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे अगर किसी को हायर करते हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यानी कि परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं करा कि लॉन्ग रन तक ये हमारे यही काम करेगा, कैजुअल टाइप से हायर करा है तो ये क्या हो गया, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। जैसे डेली वेजेस पे जो काम करते हैं लोग, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं या जो कंस्ट्रक्टर वर्कर्स होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं बेटा, ये कहीं पे भी काम कर सकते हैं, इनके एम्प्लॉयर चेंज होते रहते हैं, इवन इनका काम भी चेंज होता रहता है। सो ये क्या हो गया, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेकंड वन इज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में कोई भी एम्प्लॉयर अगर किसी भी पर्सन को हायर करता है तो वो परमानेंट बेसिस पे हायर करता है, परमानेंट बेसिस पे हायर करता है, जिसमें उसको रेगुलर सैलरी रिसीव होती है, जिसमें उसको जॉब सिक्योरिटी रहती है बेटा। जैसे जैसे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रेगुलर एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे एक टीचर है वो रेगुलर एम्प्लॉयड है, जैसे एक बैंक एम्प्लॉय है वो भी क्या है, स्टूडेंट, एक रेगुलर एम्प्लॉयड होगा। नेक्स्ट वन इज वर्कर। वर्कर को डिस्कस कर लेते हैं। वर्कर कौन होता है, all those person who are involved in a economic activity are called worker whether they are working at any level higher and lower। वर्कर कौन होंगे स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, और इस गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन किस में जा रहा है, हमारी जीडीपी में जा रहा है। यानी कोई पर्सन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन करके जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट, तो ऐसे सारे जो पर्सन हैं उनको हम लोग वर्कर कहेंगे, चाहे वो लोअर लेवल पे वर्क कर रहा हो चाहे वो हायर लेवल पे वर्क कर रहा हो। जैसे अगर एक टीचर है, एक टीचर है वो क्या कर रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो वो भी क्या है, एक वर्कर है। एक स्वीपर है, वो क्या कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, वो भी अपनी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा बेटा, वर्कर होगा। नेक्स्ट इज कि लेबर या वर्कर में कौन कौन इंक्लूड होंगे बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर या लेबर होंगे या नहीं होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या करता है, देखो उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, माना कि उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, पर फिर भी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है बेटा। सो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक शॉपकीपर, कॉबलर एक्सेट्रा इज आल्सो इंक्लूडेड इन लेबर। सेकंड वन इज अगर कोई पर्सन अपने वर्क से टेम्पररी एब्सेंट है बेटा तो भी वो वर्कर होगा। जैसे सपोज दैट अभी मैं अड्डा 247 में वर्क कर रही हूँ, अगर मैं मान लो 10 दिन के लिए बीमार हो जाती हूँ, है ना, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया, 10 दिन की मैंने छुट्टी ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन ही हट गया है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशन ही कट गया। जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा तब तक क्या होंगी, मैं वर्कर होंगी बेटा। जैसे ही और एम्प्लॉय का रिलेशन हट जाएगा तो मैं वर्कर नहीं रहूंगी, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अपने वर्क से टेम्पररी एब्सेंट है तो इसका मतलब है वो फिर भी वर्कर है। सेकंड वन इज की एम्प्लॉय की वर्कर्स की हेल्प करने वाले भी एम्प्लॉय है ना, कंपनी में होता है ना की एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज जिनसे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो इन की एम्प्लॉयज को जो हेल्प करते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स स्टूडेंट। लेबर फोर्स क्या होती है, देखो लेबर फोर्स किसको इंक्लूड करती है, जो लोग काम कर रहे हैं, हु आर एम्प्लॉय, और जो काम नहीं कर रहे हैं बट काम ढूंढ रहे हैं। देखो ये दो चीजों को इंक्लूड करता है। जो लोग वर्क कर रहे हैं यानी एम्प्लॉयड है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो वेज एम्प्लॉयड हो, है ना, जो लोग काम कर रहे हैं एज वेल एज, और किसको इंक्लूड करेगा, जो वर्क नहीं कर रहे हैं यानी अनएम्प्लॉयड है बट काम करने के लिए रेडी है, जो ढूंढ रहे हैं काम, है ना, जिनको मिल नहीं रहा है वो बात अलग है, बट जो अवेलेबल है वर्क के लिए, जो काम ढूंढ रहे हैं, इन दोनों को इंक्लूड करता है बेटा। सो लेबर फोर्स क्या है, पर्सन हु वर आइदर वर्किंग और एम्प्लॉयड और इन सर्च ऑफ अ वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क और एम्प्लॉयड कंस्टिट्यूट द लेबर फोर्स, ठीक है। ओके, हाउ टू कैलकुलेट लेबर फोर्स, लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इकोनॉमी में तो हमारे इतने सारे लोग हैं, सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से हम लेबर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग टोटल पॉपुलेशन को लेंगे बेटा, और टोटल पॉपुलेशन में से इन सब को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी इन सब को माइनस करते जाएंगे, जो भी ये लोग हैं।
फर्स्ट इज अनफिट पीपल सच एज एल्डर एंड डिसेबल पर्सन। ठीक है, अब जो जिनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है ना, जिन 65 प्लस या 70 प्लस हो गए, जिनसे काम नहीं होता है, एल्डर पीपल्स है, उनसे वर्क नहीं होगा, तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, हमारी वर्क पॉपुलेशन से बाहर हो जाएंगे स्टूडेंट। एज वेल एज जो डिसेबल पर्सन है, जिनसे काम नहीं होता है, वो भी क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क। ठीक है, अब जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, जिनके पास वर्क है पर जो काम करना ही नहीं चाहते, सो ऐसे लोग भी क्या होंगे, हम लोग टोटल पॉपुलेशन से इनको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट। पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, ऐसे लोग जो अवेलेबल ही नहीं है वर्क के लिए, जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या वो अवेलेबल है वर्क के लिए, नहीं है मैम। सो उनको भी क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो लेबर फोर्स में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से हम लोग इन सबको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये हमें एक्चुअल में क्या बताती है, ये हमें एक्चुअल में बताती है कि किसी भी कंट्री में अगर हमें देखना है कि कितनी एक्टिव वर्क फोर्स है, या कितनी एक्टिव लेबर फोर्स है, या कितने लोग एम्प्लॉयड है, सो हम लोग इस रेशो का यूज करते हैं बेटा, वर्कर पॉपुलेशन रेशो या फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। ये क्या बताता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज मेजर ऑफ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ वर्क फोर्स। भाई किसी भी वर्क फोर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है स्टूडेंट ये। द रेशो ऑफ अ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलती है बेटा, लेबर फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन है ना, लेबर फोर्स या वर्क फोर्स को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है टोटल पॉपुलेशन से, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगी। ठीक है, इट इज यूज टू एनालाइज एंड इट इज यूज टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द कंट्री। इसका यूज कैसे करा जाता है भाई, किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को एनालाइज करना है तो इसका यूज करा जाता है बेटा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है। टोटल हमें निकालना है बेटा, यानी टोटल पॉपुलेशन में हमारे इंडिया में कितने वर्कर पॉपुलेशन रेशो है, तो 34.7 है, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके कितना करेंगे, 35 करेंगे, यानी एवरी 100% में से 35 हमें लेबर्स मिल जाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो ये है वर्क फोर्स पॉपुलेशन रेशो या वर्कर पॉपुलेशन रेशो बेटा। 35 आपको याद रखना है क्योंकि टोटल से ही क्वेश्चन बनेगा बेटा। नेक्स्ट वन इज वर्क फोर्स। हमने लेबर फोर्स को डिस्कस किया, जो क्या कहता है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं या फिर जो विलिंग टू वर्क है, जो अवेलेबल है वर्क के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, उन दोनों को इंक्लूड करेगा। बट वर्क फोर्स क्या कहता है कि हम सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सो वर्क फोर्स इज द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ वर्क फोर्स बेटा। ठीक है, क्या करेगा ये कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कितने लोग एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअल में एम्प्लॉयड है, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर अ वर्क फोर्स। इट इंक्लूड ऑल दोस पर्सन हु आर एक्चुअली इंगेज इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होंगे, वो सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे जो कि एक्चुअल में किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हैं, एक्चुअल में किसी ना किसी तरह से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को हम लोग कैसे निकालेंगे, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज का डेटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है। सो दो टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जेंडर वाइज डिस्कस करेंगे एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रीजन वाइज बेटा। सो सबसे पहले जेंडर वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी में मेल और फीमेल वर्कफोर्स सबसे ज्यादा किस में इंगेज है। तो हमारे एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हमने 3 पढ़े हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड में 2 टाइप्स है हमारे, कैजुअल और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अब कितनी वर्कफोर्स हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड है, कितनी रेगुलर एम्प्लॉयड है, कितनी हमारी कैजुअल वेज में है, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। पहले मेल वर्कफोर्स को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग फीमेल वर्कफोर्स को डिस्कस करेंगे। मेल वर्कफोर्स में अगर आप इस चार्ट को ढंग से देखो तो सारे ज्यादा आधे से ज्यादा लोग जो है वो किस में इन्वॉल्व है,
सेल्फ एम्प्लॉयड में इन्वॉल्व है, यानी अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं ना, करोड़ और फार्मर्स है, वो भी किस में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही आते हैं बेटा। सो इंडिया में मेल वर्कफोर्स सबसे ज्यादा एंगेज है किसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद में किसमें एंगेज है बेटा, उसके बाद में यहाँ पे लगभग 25% का रेशो है ये, तो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है। एंड देन सबसे लास्ट में है 23% पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में, है ना। मेल वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है सेल्फ एम्प्लॉय में, देन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में, एंड देन रेगुलर में। पर कैजुअल और रेगुलर में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 1% से हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं फीमेल वर्कफोर्स में। जैसे मेल वर्कफोर्स सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड में, ऐसे ही हमारे इंडिया की फीमेल वर्कफोर्स भी क्या है, सबसे ज्यादा है सेल्फ एम्प्लॉयड में। उसके बाद में 27% है कैजुअल वेज लेबर में, और सिर्फ 21% है रेगुलर सैलरीड में। यानी मेल का कंपैरिजन करें फीमेल से तो रेगुलर सैलरीड में फीमेल कम है, वहीं कैजुअल वेज लेबर में फीमेल्स हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय जेंडर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। ओके, रीजन वाइज हम लोग देखेंगे अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों में। सो अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया में ज्यादातर ऑफिसेस होते हैं, एमएनसीज होती है बेटा, है ना। सो ऑफिसेस और एमएनसीज होती है तो क्या होता है कि रेगुलर सैलरीड की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। सो अर्बन एरिया में 38% जो वर्क फोर्स है वो किस में लगी हुई है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हाँ 38% जो है वो रेगुलर सैलरीड में लगी हुई है। उसके बाद का अगर हम रेशो देखें तो यहाँ पे बेटा सॉरी ये है 47% लगी हुई है, सॉरी बेटा 47% रेगुलर सैलरीड में लगी हुई है। उसके बाद में 38% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और रिमेनिंग 15% जो है वो किस में आ जाएगी, यहाँ पे कैजुअल वेज लेबर में आ जाएगी। रूरल वर्कर्स की बात करें तो रूरल एरियाज में हमें ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड ही देखने को मिलती है, तो आधे से ज्यादा लोग किस में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। यानी 58% जो है वो सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। रिमेनिंग जो है 29% आपके कैजुअल वेज में, और सिर्फ 13% ही किस में लगे हुए हैं, आपके 13% ही लगे हुए हैं बेटा आपके कैजुअल वेज रेगुलर सैलरीड में, है ना, क्योंकि रेगुलर सैलरीड की अपॉर्चुनिटी रूरल एरियाज में नहीं है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हमारी इकोनॉमी में, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, ओके देखो अर्बन एरिया रूरल एरिया हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टोटल को, क्योंकि टोटल में से क्वेश्चन आता है बेटा। प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में, रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग रूरल एरियाज में लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में। अर्बन एरिया में नहीं है तो कम ही लोग लगे हुए हैं, अर्बन एरिया में तो लगे हुए ही नहीं है ना। मेल और फीमेल को डिस्कस करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में फीमेल ज्यादा है मेल के कंपैरिजन में, और ओवरऑल देखेंगे तो कितने वर्कफोर्स हमारी लगी हुई है प्राइमरी सेक्टर में, 44.6% है ना, 45% हम लोग कह सकते हैं, 45% हमारी पॉपुलेशन लगी हुई है स्टूडेंट प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, देखो रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलती, तो 20% तो रूरल एरियाज में लगे हुए हैं, अर्बन एरिया में 34%, और मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो मेल वर्कफोर्स ज्यादा लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, वहीं टोटल देखें तो 24.4% हमारी वर्कफोर्स लगी हुई है मैन्युफैक्चरिंग में। सेकंड टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, रूरल एरियाज में टर्शियरी सेक्टर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 19% लोग ही लगे हुए हैं, वही अर्बन एरिया में ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो टर्शियरी सेक्टर में हो रहा है 59%, है ना, 59-60%। और वहीं अगर टोटल देखें तो 31% पॉपुलेशन लगी हुई है किसमें, यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में बेटा। सो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कितने वर्कफोर्स लगी हुई है, कितनी वर्कफोर्स इंगेज है, ये हमने देखा स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डिकेड्स में कितनी ग्रोथ हुई है हमारे एम्प्लॉयमेंट की और जीडीपी की, ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ओके ये जो ग्रे वाला है ये हमारा किसको बता रहा है, ये हमारी जीडीपी को बता रहा है, ये जीडीपी को बता रहा है, एंड ये जो नीचे वाला है ये किसको बता रहा है, एम्प्लॉयमेंट को बता रहा है। ठीक है, ओके 1951 से 2010 और 12 तक का हम लोग डेटा देखेंगे बेटा। सो सबसे पहले हम लोग जीडीपी का देखेंगे, तो जीडीपी देखेंगे तो पहले 3.6 था, देन थोड़ा इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ बेटा, उसके बाद में इंक्रीज डिक्रीज चलता रहा, है ना, यानी ग्रोथ हो रही है जीडीपी में बट फ्लक्चुएशंस भी हो रहे हैं। ठीक है,
जीडीपी में क्या हो रहा है बेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डिकेड्स ग्रोथ तो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बट साथ में क्या हो रहा है, साथ में फ्लैक्चुएशन हो रहा है, फ्लैक्चुएशंस भी हो रहे हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट को कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयमेंट में कितना चेंजेस हुआ। पहले था 0.39, ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ 2% हुआ, देन क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ, एंड देन इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ 7 डिकेड सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ देखें तो एम्प्लॉयमेंट में कितनी ग्रोथ है, ओनली 2%। एम्प्लॉयमेंट में कितनी ग्रोथ हुई है, सिर्फ 2%। यानी कि हम लोग हमारे वर्कर्स जो है इतने लाइबल थे, इतने वर्क करने वाले थे कि बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए भी हमारी जीडीपी को ऊपर ले गए, यानी हमारी जीडीपी, हमारे गुड्स और सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बढ़ते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हुए। ये जो ग्रोथ है, कुछ स्कॉलर्स ने इस ग्रोथ को क्या कहा है, जॉबलेस ग्रोथ, यानी बिना जॉब जनरेट किए हुए ग्रोथ जो हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जॉबलेस ग्रोथ कहेंगे। एक रीजन ये भी है कि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जो है, कैपिटल गुड्स का ज्यादा यूज हुआ है रेदर देन एम्प्लॉयज, तो इसकी वजह से ही क्या हुआ है, जीडीपी बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी है स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज्यादा है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वेज लेबर्स और कैजुअल वेज लेबर्स में किस तरह से चेंजेस आएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हमारी वर्कफोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंजेस हुआ है। 1972 में जहां प्राइमरी सेक्टर में 74% लोग थे, वहीं अब बढ़ के कितने इंगेज होने लग गए, 44, यानी कि लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर में पहले 10.9% लोग लगे हुए थे, वो अब बढ़ के 24% हो गए। सर्विस सेक्टर में पहले 14% लोग लगे हुए थे, अब वो 31% हो गए, है ना, यानी प्राइमरी सेक्टर से लोग मूव होकर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। देन हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड और कैजुअल वेज लेबर की डिस्कस करेंगे। सो पहले 72 में 61% लोग जो थे वो लगे हुए थे, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड थे। अब कितने हो गए रिसेंट में, 52%, यानी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से रेगुलर और कैजुअल वेज लेबर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पहले रेगुलर सैलरी कितने थे, 15.4 थे, अब कितने हो गए, 22% हो गए। कैजुअल वेज कितने थे, पहले 23 थे, अब कितने हो गए, 25, यानी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से रेगुलर और कैजुअल वर्क की तरफ जा रहे हैं। जब लोग क्या करते हैं, जब लोग क्या कर रहे हैं कि रेगुलर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड से, सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरी से जा रहे हैं बेटा, किसमें, कैजुअल में, कैजुअल वेज में जा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहा जाता है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ है कि हमारी जो फोर्स है, हमारी इंडिया की वर्क फोर्स है, वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स क्यों हुई है, क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से जो टर्शियरी सेक्टर है उसकी तरफ ज्यादा मूव हुए हैं लोग, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था बेटा, ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को, कि फॉर्मल सेक्टर क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर स्टैब्लिशमेंट है, यानी जितनी भी गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट है, वो सारी की सारी फॉर्मल सेक्टर में, या फिर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की स्टैब्लिशमेंट है और उसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं बेटा, सो वो हमारी फॉर्मल या ऑर्गेनाइज सेक्टर। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की स्टैब्लिशमेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टर की स्टैब्लिशमेंट है जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी फॉर्मल सेक्टर में आएगी, और इनमें काम करने वाले जो लोग होंगे वो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर को। तो इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया के करोड़ ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर, एम्प्लॉयज, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये सारे के सारे किस में आएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे बेटा। अब इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में रहते हैं
उनकी इनकम रेगुलर नहीं है ना, क्योंकि ये डेली वेजेस पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो इनकी इनकम जो होती है वो रेगुलर नहीं है। वही फॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉयज है उनकी इनकम क्या होती है, रेगुलर होती है, और इनको किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। जो फॉर्मल सेक्टर में रहते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, गवर्नमेंट इनको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती है बेटा। प्रोटेक्शन कैसे देती है, तो इनके लिए फैक्ट्री लॉ बना हुआ है, फैक्ट्री लॉ बना हुआ है बेटा, ठीक है, फैक्ट्री लॉ बना हुआ है। एज वेल एज ये अपना क्या बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, है ना, यूनियन बनाते हैं, ठीक है। ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर में रहने वाले लोग यूनियन नहीं बना सकते। ओके, इनको कभी भी फायर किया जा सकता है बिना कंपनसेशन के, यानी कभी भी काम से निकाला जाता है बिना कंपनसेशन के, ठीक है। वहीं ये जनरली कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं बेटा, यूजुअली लिव इन स्लम्स, ठीक है, क्योंकि इनकी इनकम कम होती है तो ये यूजुअली स्लम्स में ही रहते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके लिए सोशल सिक्योरिटीज लाने की कोशिश कर रही है, और फॉर्मल सेक्टर में इनके लिए क्या कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ला रही है, ताकि लोग इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव हो जाए बेटा। इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा है, लगभग इंडिया में 94% जो पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है बेटा। वहीं सिर्फ 6% पॉपुलेशन ही फॉर्मल सेक्टर में है, फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। सो यहाँ पे ये रेशो है जो क्या बताता है, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है 11-12 की, है ना, वर्कफोर्स की, वो कितनी है, 473 मिलियन वर्कफोर्स है, जिसमें 30 मिलियन वर्कफोर्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है बेटा, और सिर्फ 30 मिलियन वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर में है, और सिर्फ 6% ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो फॉर्मल सेक्टर में है। बाकी रिमेनिंग 94% पॉपुलेशन किस में लगी हुई है, इनफॉर्मल सेक्टर में लगी हुई है। अच्छा, इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो फॉर्मल सेक्टर में मेल और फीमेल देख लेते हैं। 24 हमारे फॉर्मल सेक्टर में 24% मेल है, तो 6% ही फीमेल है, यानी मेल और फीमेल में भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। फीमेल का रेशो जो है फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में वर्क करने के लिए हायर एजुकेशन चाहिए, और हायर एजुकेशन के लिए किसको प्रेफर करा जाता है, फैमिलीज में मेल को ही प्रेफर करा जाता है ना। इसके अलावा फीमेल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं होती है, वहीं फॉर्मल सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज दूसरे शहरों में ज्यादा मिलती है, बड़े शहरों में ज्यादा मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर में देखो तो मेल और फीमेल का रेशो है 310 और 133, यानी अगर हम लोग देखें फॉर्मल सेक्टर में 20% फीमेल्स हमें देखने को मिलती है, और इनफॉर्मल सेक्टर में 30% फीमेल्स हमें देखने को मिलती है बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। NSSO या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन दिया है। Unemployment is an situation in which all those who owning or lack of work are not working but either seeking work through employment exchange intermediaries, friends or relative by making application to the prospective employers and express their willingness or availability of work under the prevailing condition of work and remuneration. NSSO ने क्या बताया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें या तो किसी पर्सन के पास काम नहीं है, या फिर क्या हो रहा है, लैक ऑफ वर्क है, ठीक है, या तो बिल्कुल काम नहीं है या फिर काम की कमी है। अब वो क्या करेगा, काम ढूंढता है, किसके थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू, या फिर, है ना, इनके थ्रू ढूंढता है। किस तरह से अपनी एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस, वो एक क्या बनाता है, एप्लीकेशन बनाता है, रिज्यूमे बनाता है, और इनके थ्रू भिजवाता है, और एज अ एम्प्लॉयर के सामने अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है, कि जो आपकी विलिंगनेस यहाँ पे एक्सप्रेस करता है कि जो अवेलेबिलिटी वर्क है और जो आपकी प्रिविलेज कंडीशन है उसमें मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, 3 टाइप के सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है। फर्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मिलता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से रिपोर्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी रिपोर्ट देता है, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ पीरियोडिक लेबर सर्वे, इनसे हमें रिपोर्ट मिलती है बेटा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ अ रजिस्ट्रेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का डेटा मिलता है हमें रजिस्ट्रेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बेटा। नेक्स्ट इज
टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे तो 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बेटा। ओपन एम्प्लॉयमेंट हमें सिचुएशन सिंपल सी बात बताता है कि कोई पर्सन है, उसको काम नहीं मिल रहा, वो काम करना चाहता है, उसको काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो ये हो गया ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं, यानी किसी काम में 10 लोगों की जरूरत है बट वहां पे 20 लोग लगे हुए हैं, यानी रिक्वायर्ड नंबर से भी ज्यादा लोग लगे हुए। अब ये जो एक्स्ट्रा 10 लोग लगे हुए हैं, अगर इनको निकाल भी देना, प्रोडक्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमें इंडिया की एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें एग्रीकल्चर में ही देखने को मिलता है कि जब सीजन आता है एग्रीकल्चर का तब एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, जब सीजन चला जाता है तो फिर से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, अब गवर्नमेंट कैसे जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट। देखो दो वे है, एक तो डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है बेटा। डायरेक्ट में कैसे होता है, गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली हायर करती है अपनी कंपनीज में, है ना, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकाल रही है, डायरेक्टली हायर कर रही है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है। इनडायरेक्ट एफर्ट्स क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे सपोज दैट ये गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री है ना, गवर्नमेंट की एक फैक्ट्री है, अब इसमें प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट। अब इसमें प्रोडक्शन करने के लिए वो रॉ मटेरियल लेती है, रॉ मटेरियल लेती है बेटा, रॉ मटेरियल लेती है किसी प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से रॉ मटेरियल लेती है ना। अब जैसे ही ये फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा। अब जैसे मान लो कि पहले ये 10 टन का प्रोडक्शन कर रही थी, अब ये प्रोडक्शन करने लगी 100 टन का, तो रॉ मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल बनाने वाली प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, अपने यहाँ पे लेबर्स को हायर करेगी, क्या करेगी, लेबर्स को हायर करना शुरू कर देगी बेटा। सो इसलिए इनडायरेक्ट एफर्ट से क्या करती है, इस तरह से क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही। ये कुछ प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है बेटा गवर्नमेंट। ठीक है, सो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा, आज के सेशन में एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ा हमने और पूरा का पूरा चैप्टर हमने देख लिया। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। इसके अलावा अडा 247 के सारे जो भी हमारे प्रोडक्ट है उन सब पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप कोड यूज करोगे बेटा Y490। तो जल्दी से जाइए और कोड यूज करिए Y490। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बाय बच्चों, बाय।